इंड एस ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इस सीरीज में ये आपके लिए आज हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पिछले लास्ट 2 क्लासेस में हम लोगों ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की फंडामेंटल डिस्कशन की। उस फंडामेंटल डिस्कशन में हमने कुछ ऐसी चीजों के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि हमने इक्विटी और लायबिलिटी के डिफरेंस को डिस्कस किया, डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, नॉन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, हमने इसके बारे में डिस्कस किया। कुछ ऐसे टर्म्स को डिस्कस किए जिसका यूज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के डेफिनेशन में जिनका यूज होना था, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के डेफिनेशन को समझने के लिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कंपोनेंट्स को समझने के लिए उन टर्म्स का पहले से पता होना जरूरी था। तो हमने वो जो 2 टर्म्स हैं, जो भी फंडामेंटल्स हैं, फाउंडेशन जो भी है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के, वो हमने कर लिए। तो अब हम अपने मेन पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे जो आपके इंड एस हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे 3 इंड एस है। जब हम बोलते हैं इंड एस ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इट मींस इंटीग्रेटेड लिटरेचर ऑफ इंड एस 109, 107 एंड 30। इंड एस 109 ये आपके साथ बात करेगा रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन 107, और डिस्क्लोजर के बारे में बातें होंगी इंड एस 30। हमारा फिलहाल फोकस ये नहीं होगा कि इंड एस 109 में क्या है, इंड एस 107 में क्या है, इंड एस 30 में क्या है। हम तो इंटीग्रेटेड बेसिस पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करेंगे इंड एस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब्सटेंशियल पार्टिसिपेशन इंड एस 109 का है। तो हम लोग इसमें अब अपने मेन टॉपिक पे एंटर कर रहे हैं। मेन टॉपिक में जब हम आपके साथ एंटर कर रहे हैं तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो मेजरमेंट और इसकी रिकॉग्नाइजेशन है, मेजरमेंट और रिकॉग्नाइजेशन ये हम अपने अगले पार्ट में करेंगे। किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यूएशन कैसे होगी, ऑन द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उसे एज ए फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी हम अपने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे ऑन द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और बैलेंस शीट रिपोर्टिंग, यानी कि जिस दिन अपने को बैलेंस शीट रिपोर्ट करनी है, बैलेंस शीट रिपोर्टिंग डेट में क्या उसमें कुछ एडजस्टमेंट होना है या नहीं होना है, कंसिडरिंग द इवेंट्स which has been occurred or which could affect the initial recognition of the financial instrument, value of the initial recognition of the financial instrument. So if there is anything which will affect this, that effect must have been adopted while we are reporting our balance sheet on balance sheet date. So right now we are going for the further discussion and discussion as per the Ind AS on financial instrument. As we have already discussed on the financial instrument, what is the financial instrument? It's a contract between the two parties in which one party has the rights and obligation, in which one party has the financial assets and other party has the financial liability or equity. Right. So financial instrument has the 3 components. As per the definition of the financial instrument, we have the 3 components. One is the financial assets, next financial liability, और तीसरा इक्विटी। बेसिक डिफरेंस हम एसेट्स लायबिलिटी और इक्विटी और एसेट्स, इसके बेसिक डिफरेंस को हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में कर लिया। अब हम थोड़ा इसमें और फर्दर मूव करते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स को डिफाइन करते हुए अभी हम इनिशियल मेजरमेंट और रिकॉग्नाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि उस पर बात करने से पहले अपने को 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट समझने हैं। एक अमोर्टाइज्ड कॉस्ट समझना है, फेयर वैल्यू समझना है, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये तीनों ही कॉन्सेप्ट को समझना है। हम इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझेंगे और समझ करके इसके इनिशियल मेजरमेंट और रिकॉग्नाइजेशन के ऊपर बात करेंगे।
लेकिन फिलहाल जो हम अपनी बात कर रहे हैं वो किसके ऊपर बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर। इंड AS 109 फाइनेंशियल एसेट्स को डिफाइन करते हुए इन्होंने फाइनेंशियल एसेट्स की कैटेगरी में किन किन चीजों को रखा, तो उन्होंने बोला फाइनेंशियल एसेट्स की कैटेगरी में पहली चीज है कैश, दूसरी चीज है इन्वेस्टमेंट इन अदर एंटिटीज इक्विटी। जाहिर सी बात है, यदि आप किसी दूसरे एंटिटी की इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपकी एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी, दिस इज योर एसेट्स। तीसरा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट के ऊपर कुछ बातें इन्होंने कही है। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, अभी हम कॉन्ट्रेक्चुअल राइट को फर्दर हम इसकी फर्दर इसको ड्रिल डाउन करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी को भी ड्रिल डाउन करेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट को भी ड्रिल डाउन करेंगे। लेकिन बेसिकली आप समझ लें कि अगर आपके पास कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है तो दैट इज योर फाइनेंशियल एसेट्स। Settlement in own equity will also be considered as the financial assets in certain circumstances. But as far as Indian context is concerned, in Indian context, settlement in own equity is not valid as per the Companies Act 2013, if I am not wrong. Settlement in own equity का मतलब ये हुआ कि आप अपनी ही इक्विटी अपने पास वापस लेंगे। अपनी ही इक्विटी यानी कि ये कह रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में जब आपके पास आपकी ही इक्विटी वापस आएगी, तो आपके पास जो आपकी ही इक्विटी वापस आएगी इसे हम फाइनेंशियल एसेट्स की डेफिनेशन में रखेंगे। लेकिन ये शायद इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये दिस डजंट होल्ड गुड, बिकॉज कंपनीज एक्ट 2013 अपने ही शेयर को परचेस करने की इजाजत नहीं देता है। मतलब ये नहीं हो सकता है कि कोई कंपनी ये कहे कि हमारे पास एक बिल्डिंग है या हमारे पास एक मशीनरी है या हमारे पास कोई एसेट्स है, आप एसेट्स लीजिए। मान लीजिए कि मेरे पास अगर एबीसी लिमिटेड की कोई 2000 इक्विटी शेयर है, एबीसी लिमिटेड की 2000 इक्विटी शेयर है, तो एबीसी लिमिटेड एज पर द इंडियन लॉ मेरे से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है कि वो ये कहे कि आप मेरे से मुझे इक्विटी दे दीजिए और इक्विटी के बदले में मेरे से ये एसेट्स ले लीजिए। दिस मींस देयर कांट बी एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एबीसी लिमिटेड और एनी पर्सन हु इज होल्डिंग द इक्विटी ऑफ द एबीसी लिमिटेड। इस तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता जिससे कि वो अपनी इक्विटी को वापस ले। सो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं है, बट फिर भी हम लोग इसको समझेंगे कि ये आखिर चीज क्या है, सेटलमेंट इन ओन इक्विटी क्या है। तो बात है फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में जब बात करते हैं तो फाइनेंशियल एसेट्स में कैश फाइनेंशियल एसेट्स है, इसमें कोई डिस्कशन की कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें इसमें किसी डिस्कशन की जरूरत नहीं है, किसी डिस्प्यूट की जरूरत नहीं है। कैश इज इन फाइनेंशियल एसेट्स, और कैश अगर फाइनेंशियल एसेट्स है तो इसके रिकॉग्नाइजेशन और मेजरमेंट के भी कोई कुछ झंझट नहीं है हमारे पास। ऐसे क्यों नहीं झंझट है? क्योंकि कैश अगर है तो कैश इज सेल्फ डिक्लेयर्ड वैल्यू। क्योंकि इसकी सेल्फ डिक्लेयर्ड वैल्यू है तो अगर आपके पास एसेट्स है तो आप इसे डेबिट करेंगे, और क्रेडिट अगर इनकम है तो इनकम को क्रेडिट करेंगे, अदरवाइज कोई लायबिलिटी है लायबिलिटी को आप क्रेडिट करेंगे। तो कैश इज अ फाइनेंशियल एसेट्स। इन्वेस्टमेंट इन अदर एंटिटीज इक्विटी। अच्छा, एक बात और, थोड़ा सा हम आगे इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं। इसलिए थोड़ा सा मूव करते हैं कि ताकि हम अपनी स्टडी को लिंक कर पाए आगे आने वाले जो भी, जहां पे भी आगे इसकी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के साथ, आगे की नॉलेज के साथ ये लिंक हो पाए। इसके लिए यहाँ पर हम थोड़ी सी बातें डिस्कस करेंगे इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन की। इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन सिंपली मतलब इंड एएस में इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन के बारे में क्या कहा गया है, इसे हम 2 मिनट के लिए भूल भी जाए तो इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन का सिंपल मतलब हम ये कह सकते हैं कि whenever there is the right or the obligation, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट में यदि आपका कोई राइट अराइज हुआ है या कोई ऑब्लिगेशन अराइज हुआ है, तो उस राइट या ऑब्लिगेशन को रिकॉर्ड करना जिस डेट में ये अराइज हुआ है
दैट इज द इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन। तो जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट से यदि कोई राइट क्रिएट होता है, कोई फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट होता है, तो द मोमेंट यू बिकम द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, द मोमेंट यू बिकम द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, यू नीड टू रिकॉग्नाइज उसको। आपको अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है, इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन आपको करनी है। अब आपको अगर वो रिकॉग्नाइज करना है तो किस वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करना है? वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें तो दो वैल्यू हो सकती है। एक को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या होगा कि जिस वैल्यू पर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दो पार्टी के बीच में जिस वैल्यू के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू है। ट्रांजैक्शन वैल्यू के अलावा एक वैल्यू जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उस वैल्यू को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू। उस वैल्यू को हम बोलेंगे फेयर वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू हो सकती है, मार्केट वैल्यू हो सकती है, और एक फेयर वैल्यू हो सकती है। ट्रांजैक्शन वैल्यू ये फेयर वैल्यू हो भी सकती है, फेयर वैल्यू नहीं भी हो सकती है। इंड AS 109 ये कहता है कि जब भी आप किसी फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल लायबिलिटी की इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन करेंगे, यानी कि व्हेन एवर यू विल रिकॉर्ड इट on the date of the on the date when the party becomes when the entity becomes the party to the contract, जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जिस दिन उसके ऊपर राइट्स या ऑब्लिगेशन अराइज हुआ एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, तो अपनी फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल लायबिलिटी को इन जनरल यदि आप रिकॉर्ड करेंगे तो आप किस वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे? वो कहते हैं फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। सर ये फेयर वैल्यू क्या चीज है? फेयर वैल्यू का मतलब ये है कि the value which depicts the accurate position of financial, which depicts the accurate valuation of the financial assets or the financial liability on the date when it is to be recognized in the books. कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी की एक्यूरेट वैल्यू जो कि आप रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में ऑन द डेट जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया गया। ट्रांजैक्शन प्राइस मे और मे नॉट बी द फेयर वैल्यू। ट्रांजैक्शन प्राइस फेयर वैल्यू हो भी सकती है, फेयर वैल्यू नहीं भी हो सकती है। नॉर्मली ये बात एक्सेप्टेड है, नॉर्मली ये बात एक्सेप्टेड है इन नॉर्मल केसेस कि यदि दो आदमी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है और यदि वो ट्रांजैक्शन दो अनरिलेटेड पर्सन के बीच में हो रही है और ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस यदि प्योर कॉमर्शियल सब्सटेंस है, तो वॉट एवर विल बी द ट्रांजैक्शन प्राइस, दैट ट्रांजैक्शन प्राइस विल बी रिगार्डेड एज द फेयर वैल्यू। अनरिलेटेड पर्सन प्योरली कॉमर्शियल सब्सटेंस, तो वो फेयर वैल्यू होगी नॉर्मली। दिस इज जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। क्योंकि ट्रांजैक्शन प्राइस फेयर वैल्यू नहीं है, दिस हैज टू बी प्रूव्ड। It is a matter of subjectivity and it has to be proved why a person is not accepting the transaction price as a fair value. इसलिए फेयर वैल्यू की कंडीशन ये दी गई कि क्या होगी फेयर वैल्यू किसी भी चीज की, तो उन्होंने बोला आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस will be the fair value. What do you mean by the arm's length price? Unrelated person और वैसे पर्सन जिनको मार्केट की कंप्लीट नॉलेज है, नॉलेजेबल पर्सन। दो अनरिलेटेड नॉलेजेबल पर्सन जिनके पास मार्केट की कंप्लीट नॉलेज है, वो दोनों जो आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे, जिस प्राइस के ऊपर ट्रांजैक्शन करेंगे, जिस वैल्यू के ऊपर ट्रांजैक्शन करेंगे, हम उसे फेयर वैल्यू बोलेंगे। तो इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल लायबिलिटी को आप अपने बुक्स में जब भी रिकॉर्ड करेंगे, इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन जो करेंगे, वो इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन आप फेयर वैल्यू के ऊपर करेंगे। और फेयर वैल्यू मैंने क्या बोला कि अमूमन फेयर वैल्यू ट्रांजैक्शन प्राइस फेयर वैल्यू होगी यदि ये ट्रांजैक्शन प्राइस दो अनरिलेटेड पर्सन के बीच में हो रही है और वो दोनों ही लोग मार्केट की कंप्लीट नॉलेज है उन दोनों पार्टी। अगर
ऐसी सिचुएशन है तो हम ट्रांजैक्शन प्राइस को फेयर वैल्यू बोल सकते हैं। यदि ऐसी सिचुएशन नहीं है, यानी कि दोनों रिलेटेड पर्सन है या फिर उन दोनों में से किसी एक को मार्केट की कंप्लीट नॉलेज नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि शायद ये फेयर वैल्यू ना। फेयर वैल्यू एक्चुअली इज ए इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट, इट्स एक्चुअली ए इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट। और फेयर वैल्यू इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो फेयर वैल्यू का मतलब सिंपल मतलब वो ये कहता है कि भाई वो वैल्यू जो कि मार्केट फोर्स से डिटरमिन होती हो, उस वैल्यू को आप फेयर वैल्यू बोलेंगे। इट्स ए इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट। खैर, अभी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के एलिमेंट्स के ऊपर कोई चर्चा नहीं करनी है। हम तो ये बात कर रहे हैं कि फेयर वैल्यू अकाउंटिंग टर्म में हम लोग फेयर वैल्यू किसे बोलते हैं। सो अगर दो पार्टी के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रही है और वो ट्रांजेक्शन कंप्लीटली नॉलेजेबल पर्सन के बीच में हो रही है, तो जो ट्रांजेक्शन प्राइस है वो ट्रांजेक्शन प्राइस को हम फेयर वैल्यू मानेंगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो ये पॉसिबल है कि ट्रांजैक्शन प्राइस फेयर वैल्यू ना हो, तो उस केस में आपको फेयर वैल्यू एस्टिमेट करना पड़ेगा, उस केस में आपको फेयर वैल्यू कंप्यूट करना पड़ेगा। और जो आप फेयर वैल्यू कंप्यूट करेंगे उस फेयर वैल्यू के ऊपर आप फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे। ओके, फाइन। तो सर एक ट्रांजैक्शन प्राइस है, यदि ट्रांजैक्शन प्राइस ही फेयर वैल्यू है, और यदि ट्रांजैक्शन प्राइस ही फेयर वैल्यू है, फिर तो कोई इशू नहीं है। फाइनेंशियल एसेट्स का केस है, अभी हम लोग फाइनेंशियल एसेट्स के केस को डिस्कस कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल एसेट्स जो भी है उसे डेबिट कर लेंगे, और जो ट्रांजैक्शन प्राइस है जो फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू पर हम उसे डेबिट कर लेंगे। बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमने दिखा दिया। लेकिन यदि ट्रांजैक्शन प्राइस और फेयर वैल्यू में यदि कुछ डिफरेंस है तो उस डिफरेंस का क्या करेंगे? नथिंग टू वरी, ना पूछने की जरूरत है ना समझने की जरूरत है। क्या कि यदि फेयर वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू में कोई डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को हम अपने प्रॉफिट या लॉस में रिकॉग्नाइज करेंगे, उस डिफरेंस को हम अपने प्रॉफिट या लॉस में रिकॉग्नाइज करेंगे। फेयर वैल्यू और ट्रांजैक्शन प्राइस के बीच में यदि कोई डिफरेंस है, इसमें एक इशू आएगा और हम लोग उसके ऊपर अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे कि यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि इन्होंने बोला इंड AS 109 कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन अदर एंटिटीज इक्विटी, इट्स द फाइनेंशियल एसेट्स। तो यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप जरा सोच के देखिए, क्या हमने मान लीजिए कि मैंने ABC लिमिटेड कंपनी की इक्विटी शेयर 1000 इक्विटी शेयर ली, और हमने जो उसकी 1000 इक्विटी शेयर ली, तो क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर कोई प्रॉफिट या लॉस, इन्वेस्टमेंट हमने सेल कर दिया, इन्वेस्टमेंट सेल करने की वजह से प्रॉफिट या लॉस अराइज हो सकता है, बट एट द टाइम ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द इक्विटी ऑफ द ABC लिमिटेड whether there can be any profit and loss, और क्या हमें उस प्रॉफिट या लॉस को रिकॉग्नाइज करना है या करना नहीं है, क्या हमें उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए या रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। मतलब अपने को ये डिसाइड करना है कि अपने को ये पता है कि अगर हम किसी इन्वेस्टमेंट को या एसेट्स को डिस्पोज करते हैं या सेल करते हैं तो एट द टाइम ऑफ द सेल देयर विल बी द प्रॉफिट एंड लॉस, but whether there can be the profit or loss at the time of the acquisition or at the time of the purchase, क्या purchase या acquisition के टाइम पर भी प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात छोड़ दें, अभी फिलहाल अगर हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात ना करें, हम सिंपल बात करते हैं, सिंपल परचेस ट्रांजेक्शन लेते हैं। मैं रॉ मटेरियल परचेस करता हूं किसी से, मुझे पता है कि मार्केट में उसकी वैल्यू 50 रुपए की, रॉ मटेरियल मार्केट में उसकी मार्केट वैल्यू 50 रुपए की, लेकिन किसी भी रीजन से किसी स्पेसिफिक इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस में, व्हाट एवर मे बी द सर्कमस्टांसेस, मुझे वो मटेरियल 30 रुपए की मिल रही है और मैं 30 रुपए की वो मटेरियल परचेस कर रहा हूं। तो माय क्वेश्चन इज कि वेदर the purchasing of raw material at considerably lower price than the market price should be recognized, the difference between the market value and the purchase cost should be recognized in the profit and loss account or not। ये अपना इशू है।
इस बात के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्योंकि क्योंकि इंड AS 1092 तो ये कहता है कि फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी को फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉग्नाइज कीजिए, और यदि आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस और फेयर वैल्यू इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस हो रही है तो उस डिफरेंस को आप या तो P&L अकाउंट में दीजिए या फिर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में या तो P&L अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, या यदि वो रिकॉग्नाइजेशन के सारे प्रिंसिपल्स को सेटिस्फाई करता है तो आप इसे एसेट्स या लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। वो केस अलग है, उस केस के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो हमें बात करनी है जनरल प्रोविजन ये कहता है, जनरल लॉ ये कहती है, जनरल एक्सेप्टेंस ये है इंड AS की कि यदि ट्रांजैक्शन प्राइस और फेयर वैल्यू इन दोनों के बीच में यदि कोई डिफरेंस आती है तो उस डिफरेंस को हम P&L अकाउंट में रिकॉग्नाइज करेंगे। हमारा इशू क्या है, उस इशू को आप एक तरफ अभी ध्यान में रखिएगा, उस इशू को हम लोग रिवोक करेंगे आने वाले टाइम में। हमारा इशू ये है कि वेदर वी कैन रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट at the time of the purchase or at the time of the acquisition। फाइनेंशियल एसेट्स जिस समय हम बुक करेंगे तो क्या फाइनेंशियल एसेट्स बुक करने के टाइम पर हम प्रॉफिट या लॉस रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। दिस पार्ट इज। अब जब हम इक्विटी की बात करते हैं, जब हम किसी फर्म की इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे फेयर वैल्यू का इशू कब अराइज हो सकता है। यदि मैंने किसी भी लिस्टेड कंपनी की इक्विटी 2000 टाटा मोटर्स की अगर मैंने 2000 शेयर्स परचेस की, तो ये जो मैंने टाटा मोटर्स की 2000 शेयर यदि मैं परचेस कर रहा हूँ, मान लो कि 290 रुपए पर मैंने टाटा शेयर्स की 2000 शेयर्स परचेस की, तो 290 रुपये पर शेयर के बेसिस पर यदि मैंने 2000 शेयर परचेस किया टाटा मोटर्स का, तो ये जो मैंने परचेस किया है इसको मैं रिकॉर्ड करूंगा अपनी बुक में। तो अपनी बुक में मैं किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करूंगा, वेदर माई ट्रांजैक्शन प्राइस, यानी कि 290 रुपये पर जो मैंने परचेस किया है, क्या 290 रुपये पर जो मैंने परचेस किया दिस इज माई फेयर वैल्यू, यानी कि दिस इज माई ट्रांजैक्शन प्राइस, वेदर माई ट्रांजैक्शन प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू और नॉट, ये फेयर वैल्यू है या नहीं। As far as it is the listed company, we have purchased this from the market, और मार्केट में जो मार्केट रेट है वो जिस टाइम पर मैंने परचेस किया था। अच्छा हाँ, फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट एक टाइम जोन से भी रहता है कि दो पार्टी के बीच में होने चाहिए, दोनों अनरिलेटेड होने चाहिए, नॉलेजेबल पार्टी होनी चाहिए, और उस टाइम जोन में मार्केट की, यानी कि जब मैं ये कहता हूं कि उनको मार्केट की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, तो उनको मार्केट की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए उस टाइम जोन में जिस टाइम जोन में ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब मैं 290 रुपये पर टाटा मोटर्स के शेयर परचेस कर रहा हूं, तो मुझे यानी कि मार्केट में उस टाइम जोन में मार्केट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मार्केट में हर एक को टाटा मोटर्स की प्राइस पता था। तो दिस इज द फेयर वैल्यू, यानी कि जो मेरा ट्रांजैक्शन प्राइस है वही मेरा फेयर वैल्यू है। तो ट्रांजैक्शन प्राइस और फेयर वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा। सवाल उठता है, अनलिस्टेड कंपनी कोई ABC प्राइवेट लिमिटेड है, उस प्राइवेट लिमिटेड की शेयर्स में मैं इन्वेस्ट करता हूँ। प्राइवेट लिमिटेड की क्लोजली हेल्ड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड की शेयर में यदि मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो प्राइवेट लिमिटेड की शेयर में यदि मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो वेदर जो भी इन्वेस्टमेंट में कर रहा हूं, जो ट्रांजैक्शन प्राइस है, वहां पे ट्रांजैक्शन प्राइस और फेयर वैल्यू ये दोनों दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। ट्रांजैक्शन प्राइस और फेयर वैल्यू ये दोनों दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि मेरा ट्रांजैक्शन प्राइस, यानी कि मैंने जो शेयर परचेस किया, मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया, वो इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख रुपए का। मार्केट वैल्यू, अच्छा अब मार्केट वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, मार्केट में तो इन जनरल इसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो ऑब्जर्वेबल डेटा के बेसिस पर आप इसकी मार्केट वैल्यू निकालेंगे कि ABC प्राइवेट लिमिटेड की फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए। ऑब्जर्वेबल डाटा यानी कि उनके जो पास्ट रिकॉर्ड हैं, DSF टेक्निक आप यूज करेंगे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। जो भी वैल्यू आप यूज करेंगे, हम लोग फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे उसके ऊपर काम करेंगे, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मुद्दा ये है कि ट्रांजैक्शन प्राइस और फेयर वैल्यू ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। अब मैंने तो 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, फेयर वैल्यू सपोज उसकी 4 लाख रुपए की, उसकी फेयर वैल्यू 4 लाख रुपए की है, तो मैं जो रिकॉर्ड करूंगा अपने बुक्स में इक्विटी,
तो क्या आपको लगता है कि मैं अपने रिकॉर्डिंग के टाइम पर इन्वेस्टमेंट इन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड 5 लाख रुपए के बजाय मैं 4 लाख रुपए करूं, बैंक अकाउंट को मैं क्रेडिट करूं 5 लाख रुपए से, और प्रॉफिट और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट ये 1 लाख रुपए का रिकॉग्नाइज करूं, या डायरेक्टली मैं ये एंट्री करूं, अभी हम क्योंकि हमारा मैटर जो है वो उलझ जाएगा, तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम इशू छोड़ते चले जा रहे हैं। जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में इस इशू को रिजॉल्व करेंगे। हम अभी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट कि हमारा हर पहला दूसरे से कनेक्टेड हो, दूसरा तीसरे से कनेक्टेड हो, तीसरा चौथे से कनेक्टेड हो, कनेक्शन फील कर पाए। तो हमारा कहना ये है कि अगर इंड AS 109 ये कहती है कि आप फाइनेंशियल एसेट्स को या फाइनेंशियल लायबिलिटी को फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारा कहना ये है कि हमारे केस में यदि हमने किसी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट किया, तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में हमने इन्वेस्ट तो किया 5 लाख, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू है 4 लाख। तो अब हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए, हम एंट्री कैसे करें? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को हम 5 लाख से डेबिट करें, या फिर 4 लाख से उसे डेबिट करें और 1 लाख से हम प्रॉफिट एंड लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट को डेबिट करें? हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमें क्या करना चाहिए? मतलब मैं क्या कह रहा था कि जब ये फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इन अदर एंटिटीज इक्विटी, ये भी आपका फाइनेंशियल एसेट्स है और आप इसे रिकॉर्ड करेंगे, तो इस केस में हमारे पास 2 चीजें हो सकती हैं। या तो हम लिस्टेड कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे या अनलिस्टेड कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि चाहे लिस्टेड कंपनी की इक्विटी में हम इन्वेस्ट करेंगे या अनलिस्टेड कंपनी की इक्विटी में हम इन्वेस्ट करेंगे, और हमारा मुद्दा क्या रहेगा कि लिस्टेड कंपनी हो या अनलिस्टेड कंपनी हो, इनिशियल मेजरमेंट ये कह रहे हैं फेयर वैल्यू से आपको करना है इनिशियल मेजरमेंट। लेकिन फेयर वैल्यू लिस्टेड कंपनी के केस में तो प्रोबेबली फेयर वैल्यू विल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू, लेकिन अनलिस्टेड कंपनी के केस में हो सकता है कि फेयर वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू, ये दोनों ट्रांजैक्शन प्राइस, ये दोनों अलग अलग चीज। बैलेंस शीट के डेट पर हम कैसे रिपोर्टिंग करेंगे, इसके ऊपर हम जब हम इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन के ऊपर बात कर रहे होंगे, जब हमारी इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन की डिस्कशन खत्म हो जाएगी, तो हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एंड रिकॉग्नाइजेशन के ऊपर खुद ब खुद बात करेंगे। ठीक है, तो पहला इन्होंने क्या बोला कि कैश आपका फाइनेंशियल एसेट्स है। दूसरा इन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट इन एंटिटीज, इन अदर एंटिटीज इक्विटी, ये भी आपका फाइनेंशियल एसेट्स है। और ये जब हम इक्विटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में आ जाएंगे लिस्टेड और अनलिस्टेड, और जब हम लिस्टेड और अनलिस्टेड के बारे में बात करेंगे तो हमारे दिमाग में आ जाएगी कि भाई जो लिस्टेड है, लिस्टेड का तो ट्रांजैक्शन प्राइस और फेयर वैल्यू प्रोबेबली सेम हो सकता है, अनलिस्टेड के केस में समस्या हो सकती है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला कि फाइनेंशियल एसेट्स की कैटेगरी में क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट जो है, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट नॉट ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट जो है वो फाइनेंशियल एसेट्स की कैटेगरी में रहेगा। और कॉन्ट्रैक्चुअल राइट 2 तरह का, इन्होंने 2 तरह के कॉन्ट्रैक्चुअल राइट को फाइनेंशियल एसेट्स की कैटेगरी में रखा। कौन कौन से कॉन्ट्रैक्चुअल राइट को इन्होंने फाइनेंशियल एसेट्स की कैटेगरी में रखा? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, 2 तरह के कॉन्ट्रैक्चुअल राइट को बस, और किसी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट को फाइनेंशियल एसेट्स में इन्होंने नहीं रखा। 2 तरह के कौन कौन से कॉन्ट्रैक्चुअल राइट? इन्होंने बोला टू रिसीव कैश, यदि आपके पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है कैश रिसीव करने का, तो वो फाइनेंशियल एसेट्स का हिस्सा है। या फिर यदि आपके पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी अंडर पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशन। पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशन, पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशन का मतलब ये नहीं है कि कंडीशन कंफर्म्ड है कि आपके फेवरेबल ही होगा, लेकिन आपने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें यदि कंडीशन फेवरेबल होता है, यदि कंडीशन फेवरेबल होता है, यानी कि आप अपने आप को बेनिफिटेड करने के लिए एक्सचेंज करेंगे फाइनेंशियल एसेट्स या लायबिलिटी का, अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल लायबिलिटी को एक्सचेंज नहीं करेंगे। अभी हम इसके बारे में आते हैं, पहले हम इसे समझते हैं। तो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट क्या? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, ये फाइनेंशियल एसेट्स है। Contractual right to receive cash, contractual right to receive cash मतलब सर ऐसा क्या हो सकता है जिसमें कि contractual right to receive cash हो सकता है? Contractual right to receive cash
लोन दिया आपने, 3 साल के लिए लोन दिया, 10 लाख रुपए का लोन 3 साल के लिए 12% के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है आपके पास। किन किन चीजों का, इंटरेस्ट का भी आपको राइट है कि आप इंटरेस्ट हर साल रिसीव करें। आपको राइट है कि आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है वो प्रिंसिपल अमाउंट आप उनसे ले, यानी कि लोन एंड एडवांसेस जो आपने पे किया है ऑन इंटरेस्ट, लोन एंड एडवांसेस इज योर फाइनेंशियल एसेट्स जो आपने दिया एट इंटरेस्ट। तो ये जो कैश आप रिसीव करेंगे, हम इसे अपनी सहूलियत के लिए आगे आगे रिकॉग्नाइजेशन पर्पस के लिए और आगे फर्दर इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने के लिए हमने इस कॉन्ट्रेक्चुअल राइट को कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, इसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। इसलिए डिवाइड किया कि आगे हमें समझने में सहूलियत होगी। हमने, मेरी कहने का मतलब ये है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश या तो ईएमआई मोड हो सकता है, यानी कि ईएमआई मोड पर आप कैश, यू हैव द कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव द कैश ऑन ईएमआई मोड। ईएमआई का मतलब है इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि वो इंस्टॉलमेंट जिसमें इंटरेस्ट का भी पोर्शन हो और उसमें प्रिंसिपल का भी पोर्शन हो, इंटरेस्ट का भी पोर्शन हो और प्रिंसिपल का भी पोर्शन हो। नॉर्मली जो लोन वगैरह आप लेते हैं, तो लोन वगैरह जो आप लेते हैं आप उसमें ईएमआई पे करते हैं। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें तो बैंक हैज द कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश ऑन ईएमआई मोड, जिसमें कि हर महीने आप उन्हें इंटरेस्ट भी पे कर रहे होते हैं और हर महीने आप उन्हें प्रिंसिपल भी पे कर रहे होते हैं। एक ईएमआई मोड हो सकता है। दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश ऑन ईएमआई, नॉन ईएमआई मोड हो सकता है। नॉन ईएमआई मोड का मतलब क्या हुआ, नॉन ईएमआई मोड को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया कि नॉन ईएमआई मोड में भी 2 बातें हो सकती है। नॉन ईएमआई मोड का सिंपली मतलब क्या हुआ, नॉन ईएमआई मोड का मतलब ये हुआ कि आप अगर कोई मंथली इंस्टॉलमेंट दे भी रहे हैं, हो सकता है कि आप मंथली या एनुअली या इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट ना भी दे रहे हो, आप अगर रेगुलर बेसिस पर कोई पैसे दे भी रहे हैं, यानी कि आपको रेगुलर बेसिस पर राइट टू रिसीव अगर कैश है भी, तो उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का अमाउंट नहीं है। मतलब हो सकता है कि नॉन ईएमआई मोड में एक तो रेगुलर इनफ्लो हो आपको, और या फिर आपको टर्मिनल इनफ्लो हो, या फिर रेगुलर और टर्मिनल दोनों ही इनफ्लो। रेगुलर इनफ्लो यानी कि आपने ये बोला कि मैं आपको लोन दे रहा हूं 10 लाख रुपए का 3 साल के लिए 12% पर, 3 साल तक तो आप मुझे क्या करेंगे, 12% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेंगे। यानी कि 3 साल में आप किसी भी साल में हर महीने आप इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर महीने आप सामने वाले से सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये नॉन ईएमआई मोड है, क्योंकि आप जो हर महीने ले रहे हैं उसमें इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ले रहे हैं उनसे। और टर्मिनल बेनिफिट का मतलब क्या हुआ कि 3 साल के अंत में आपने उनसे जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो प्रिंसिपल अमाउंट आपने ले लिया। तो नॉन ईएमआई मोड भी 2 तरीके का हो सकता है, जिसमें रेगुलर इनफ्लो आ रही हो और टर्मिनल इनफ्लो आ रही हो। तो contractual right to receive cash may be categorized in 2 ways. That is, first one is the EMI mode and second one is the non-EMI. EMI मोड हो, नॉन EMI मोड हो, बात फिर वही है कि अगर एसेट से, यानी कि अगर हमने लोन दिया है और 10% पर यदि हमने लोन दिया है, 10 लाख का लोन 10% के ऊपर दिया 3 साल के लिए, इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन यानी कि हम तो अपनी बुक्स में करेंगे ना, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, लोन टू जिसको भी हमने लोन दिया, लोन एंड एडवांसेस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। किस वैल्यू पर, 10 लाख का लोन अगर आपने दिया है तो किस वैल्यू पर आप उसे डेबिट करेंगे, 10 लाख पर डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो कहता है फेयर वैल्यू पर। सर इसमें फेयर वैल्यू की क्या बात है, हम तो 10 लाख रुपए दे रहे हैं उनको, आप तो 10 लाख रुपए दे रहे हैं उनको, और आज की टाइम में आप उन्हें 10 लाख रुपए दे रहे हैं। लेकिन फेयर वैल्यू हो सकता है कि जो आप 10% के बेसिस पर आप दे रहे हैं, मार्केट में 2 नॉलेजेबल पर्सन के बीच में, 2 अनरिलेटेड सेम टाइम फ्रेम, 2 नॉलेजेबल पर्सन के बीच में उतने ही अमाउंट का लोन या जो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल है सिमिलर ट्रांजेक्शन के लिए वो 8% है या 12% है। तो यानी कि आपने जो इंटरेस्ट रेट रखा है 10%,
वो मार्केट से डिफरेंट है, वो 8% या 12% है। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा कि जो आपकी फेयर वैल्यू होगी, जो आपकी फेयर वैल्यू होगी, सर इसमें फेयर वैल्यू की क्या बात है, हमने तो बैंक से पैसे दिए हैं अभी, तो इसमें फेयर वैल्यू का मतलब ये हुआ कि जब ईएमआई मोड में, आप ईएमआई मोड में कैश कॉन्ट्रैक्ट यानी कि राइट टू रिसीव कैश आपके पास है, राइट टू रिसीव कैश आपके पास है, तो ईएमआई मोड में आप फेयर वैल्यू कैसे पता करेंगे? यानी कि 3 साल के बाद आपको पैसे मिलने हैं, आज आपने 10 लाख रुपए दिए हैं, 3 साल के बाद आप रिकवर करेंगे इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल बोथ। तो कहता है यहाँ पे फेयर वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, क्योंकि हमने बोला फेयर वैल्यू शैल बी कैलकुलेटेड फॉर द सेम टाइम जोन, उस टाइम जोन के लिए। तो उस टाइम जोन के लिए यहाँ पे आपके पास निकालने का क्या तरीका है कि फ्यूचर में 3 सालों में, चाहे ईएमआई मोड हो या नॉन ईएमआई मोड हो, आप आने वाले टाइम पर जिस जिस पॉइंट ऑफ टाइम से, यानी कि फ्यूचर में जब जब आप पैसे रिसीव करेंगे, तो वो जो रिसिप्ट है यानी कि होल गैमट ऑफ इनफ्लो, आपके इनफ्लो का जो पूरा का पूरा गैमट है, उस पूरे के पूरे गैमट को आज आप क्या कीजिए, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कीजिए, और आप ये डिसाइड कीजिए, जिसको आप बोलते हैं डीसीएफ, डिस्काउंटेड कैश। आप डिसाइड कीजिए कि आप आज जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू क्या है, आप कितने का इन्वेस्ट। एक बात, दूसरी बात, ये जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने की समस्या आनी है ना, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने की समस्या बस यहीं पे आनी है, इसी ग्रुप में आनी है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव द कैश, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव द कैश, या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे द कैश। यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे द कैश क्या हो गया, लायबिलिटी। तो जब आप अपनी लायबिलिटी को, यानी कि आपकी लायबिलिटी या आपका एसेट्स ऐसा है जिसमें कि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव द कैश है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू पे द कैश है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो बस यही एक जगह है जहां पे कि आपको फेयर वैल्यू निकालने के लिए डीसीएफ, यानी कि उसे पुल करेंगे आप, जो फ्यूचर में जितने भी होल गैमट ऑफ इनफ्लो, जो भी आपका इनफ्लो है, उस इनफ्लो को आप प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। हम इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे आगे आगे साथ साथ, ठीक है। अभी तो हमें रिकॉग्नाइजेशन के ऊपर बात नहीं करना है, एक्चुअली हम कंटिन्यूटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम फाइनेंशियल एसेट्स के जितने भी कंपोनेंट हैं, उस कंपोनेंट के थ्रू हम पूरी इंड एएस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो इंड एएस है, उस इंड एएस को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के इंड एएस को एक दूसरे के साथ हम बस टाई अप करना चाहते हैं। तो ये तो हो गया, ये हो गई कि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट क्या, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव द कैश। अब आते हैं दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, इन्होंने क्या बोला, एक और तरह का कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है जिसे आप फाइनेंशियल एसेट्स मान सकते हैं। वो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट कौन सा है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी अंडर पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशन। एक्सचेंज यानी कि इसमें 3 बातें, जब आप ऊपर की बात पढ़ते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी अंडर पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशन, तो यहां से आपको 3 बातें समझ में आती है। क्या क्या कि भाई राइट टू एक्सचेंज जो है, अच्छा एक्चुअली क्या होता है, मतलब ये हुआ कि ए और बी, इन दोनों ने बीच में आपस में मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट किया कि आज से 2 महीने के बाद मैं टाटा मोटर्स की शेयर आपसे 280 रुपये में परचेस करूंगा। ए और बी 2 लोग हैं। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया आज से 2 महीने, बी के साथ, कि आज से 2 महीने के बाद मैं टाटा मोटर्स का शेयर आपसे 280 रुपये के ऊपर परचेस करूंगा। बी भी राजी हो गया कि ठीक है, तुम मेरे से 280 रुपये पे परचेस कर लेना। मतलब क्या हुआ, बी ए को एक ऑप्शन दे रहा है। हालांकि हम फ्यूचर ऑप्शन फॉरवर्ड इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, डेरिवेटिव्स की अकाउंटिंग हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे समझने के लिए आप डेरिवेटिव्स को दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट आप समझ लीजिए। इस सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि बी ए को ऑप्शन दे रहा है कि भाई 2 महीने के बाद तुम आना, और अगर तुम्हारी मर्जी हो तो 280 रुपये से 280 रुपये पर मेरे से तुम टाटा मोटर्स की शेयर ले लो, अगर तुम्हारी मर्जी हो। और 2 महीने के बाद तुम आओगे तो मैं अपनी बात को ऑनर करूंगा और मैं आपको 280 रुपये में टाटा मोटर्स के शेयर्स दे दूंगा। अब मान लीजिए कि 60 दिन के बाद टाटा मोटर्स की शेयर मार्केट में 300 रुपये की हो गई, तो ए बी के पास जाएगा या नहीं जाएगा?
जरूर जाएगा ए बी के पास, क्योंकि अब इसके लिए ये फेवरेबल कंडीशन है। वो क्या करेगा, जाएगा बी के पास 60 दिन के बाद कि भैया 280 रुपए में टाटा मोटर्स के शेयर दो। 280 रुपया वो बी को थमाएगा, टाटा मोटर्स का शेयर उससे लेगा और वो शेयर वो मार्केट में सेल करेगा। सेल करके वो 20 रुपये का प्रॉफिट अर्न करेगा, क्योंकि 300 रुपये की शेयर प्राइस हो गई टाटा मोटर्स के 60 दिन के बाद। दूसरा कंडीशन, मान लीजिए कि मार्केट में टाटा मोटर्स की प्राइस 250 रुपये हो गई 60 दिन के बाद। तो ये बेवकूफ है कि वो बी के पास जाएगा, वो कहेगा कि भैया मुझे 250 रुपये में दो, 280 रुपये में दो। अरे 250 रुपये में तो मार्केट में मिल रहा है, आप काहे को जाओगे उसके पास लेने के लिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, फेवरेबल कंडीशन, यानी कि राइट टू एक्सचेंज ये कब होगा, ये तब होगा। अच्छा, इसमें बी को हम बोलेंगे, बी को क्या बोलेंगे, राइटर। बी को क्या बोलेंगे, ऑप्शन राइटर, क्योंकि बी ने अपने पास ऑप्शन नहीं रखा है, उसने ऑप्शन राइट किया है किसके लिए, ए के लिए। तो बी को बोलेंगे ऑप्शन राइटर और ए को बोलेंगे ऑप्शन होल्डर, ऑप्शन उसके पास है। तो मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी अंडर फेवरेबल कंडीशन ये तभी पॉसिबल है जब राइट टू एक्सचेंज हो किनके पास, इन्वेस्टर के पास। राइट टू एक्सचेंज हो किनके पास, इन्वेस्टर के पास। ऑप्शन टू एक्सरसाइज इज विद द इन्वेस्टर और द होल्डर। ये जो एक्सरसाइज करने का ऑप्शन है ये इन्वेस्टर या होल्डर के पास हो, ये राइटर के पास नहीं हो। काउंटर पार्टी हैज ऑब्लिगेशन विदाउट ऑप्शन। काउंटर पार्टी के पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिगेशन है कि यदि सामने वाले ने अपना ऑप्शन एग्जीक्यूट किया तो काउंटर पार्टी के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है, हो ही नहीं सकता। काउंटर पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिगेशन है कि उनको ये पे करना पड़ेगा। अगर अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी हम कह सकते हैं कि देयर इज कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी अंडर पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशन। अब इसमें इन्होंने क्या किया, दो पार्ट में इसे डिवाइड किया कि देखिए फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल लायबिलिटी यदि डेरिवेटिव नेचर का है या फिर यदि नॉन डेरिवेटिव नेचर का है, तो अपने को ये दो पार्ट में समझना है कि फाइनेंशियल यानी कि डेरिवेटिव और नॉन डेरिवेटिव के ऊपर हमने डिस्कशन कर ली है कि डेरिवेटिव किसको बोलते हैं, नॉन डेरिवेटिव किसको बोलते हैं। तो जो फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल लायबिलिटी का एक्सचेंज का राइट है अंडर फेवरेबल कंडीशन, ये दो तरीके का हो सकता है, डेरिवेटिव्स और नॉन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स और नॉन डेरिवेटिव्स का क्या मतलब, ये आपको पता है। नॉन डेरिवेटिव्स, नॉन डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट हो सकती है फाइनेंशियल एसेट्स। नॉन डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, प्लेन इंस्ट्रूमेंट। नॉन डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, प्लेन इंस्ट्रूमेंट। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि भाई मैं आपसे 60 दिन के बाद परचेस कर लूंगा शेयर, तो ये जो है ये नॉन डेरिवेटिव है। ऑप्शन ये नॉन डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब क्या, फ्यूचर, कॉल, ऑप्शन, इन सबको हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव्स बोलेंगे। तो डेरिवेटिव्स हो या नॉन डेरिवेटिव्स हो, फाइनेंशियल एसेट्स यदि आपके पास है तो फाइनेंशियल एसेट्स यानी कि फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन, कॉल, कुछ भी यदि आपने परचेस किया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि डेरिवेटिव्स में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि उसकी इनिशियल कॉस्ट मिनिमम होती है, ना के बराबर होती है। इनिशियल कॉस्ट मिनिमम होती है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि डेरिवेटिव्स के केस में, डेरिवेटिव्स के केस में जब चाहे वो फ्यूचर हो, फॉरवर्ड हो, कॉल हो, ऑप्शन हो, डेरिवेटिव्स के केस में व्हेन द पार्टी बिकम्स द, व्हेन द एंटिटी बिकम्स द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, उस दिन कॉस्ट की इन्वॉल्वमेंट ही नेग्लिजिबल है। तो इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन की यानी कि कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट या कोई मैटेरियलिटी नहीं है, तो उस दिन इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन की कोई परेशानी नहीं है। रिकॉग्नाइजेशन की परेशानी कब होगी, डेरिवेटिव्स के केस में जब सेटलमेंट का टाइम आएगा, या तो सेटलमेंट का जब टाइम आएगा तब, या फिर जब बैलेंस शीट की रिपोर्टिंग होगी तब। यानी कि डेरिवेटिव्स के केस में इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन के ऊपर अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेरिवेटिव्स के केस में कब परेशान होने की जरूरत है, इधर बैलेंस शीट के डेट में या फिर जब डेरिवेटिव का सेटलमेंट होगा उस केस में। डेरिवेटिव के सेटलमेंट के केस में ये कहता है, डेरिवेटिव की सेटलमेंट अगर होगी तो जनरली
इट विल बी रूटेड थ्रू द P&L। अभी हम लोगों ने वो कॉन्सेप्ट, वैसे तो हमारा FB फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये हमने इंड AS 1 की वीडियो में, इंड AS 1 में हमने डिस्कस किया हुआ है, वो ऑलरेडी है, वो चाहे तो आप देख सकते हैं, बट स्टिल हम लोग इसको डेरिवेटिव्स के केस में डिस्कशन में लेकर के आए। तो ये हो गया डेरिवेटिव्स या नॉन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में मैंने आपको बताया इनिशियल वैल्यू का झंझट नहीं है। हाँ, नॉन डेरिवेटिव्स में इनिशियल वैल्यू का झंझट आएगा, इनिशियल मेजरमेंट का झंझट आएगा, और वो भी अपने को क्या देखना है कि फेयर वैल्यू पर होना चाहिए, हम वहां पे उसकी बात करेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 3 कैटेगरी हमने, इनके 3 नहीं 4 कैटेगरी हमने, इसकी 3 कैटेगरी कर ली। कौन कौन सा? कि फाइनेंशियल एसेट्स में कैश फाइनेंशियल एसेट्स, किसी एंटिटी की इक्विटी में आपने इन्वेस्ट किया फाइनेंशियल एसेट्स, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट आपको है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट किस चीज की कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है आपके पास? राइट टू रिसीव द कैश, जो रिसीव द कैश है, आप जो राइट टू रिसीव द कैश है वो 2 तरीके का हो सकता है, EMI मोड, नॉन EMI मोड। नॉन EMI मोड में भी 2 तरीके हो सकते हैं, रेगुलर इनफ्लो और टर्मिनल इनफ्लो। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव द कैश या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज द फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी इन अ फेवरेबल कंडीशन। और इन फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल लायबिलिटी जिसका कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है आपको एक्सचेंज करने का, वो डेरिवेटिव नेचर का हो सकता है या फिर वो नॉन डेरिवेटिव नेचर का हो सकता है। तो अपने को आगे अब ये देखना है कि डेरिवेटिव नेचर का होगा तो अकाउंटिंग कैसे, नॉन डेरिवेटिव नेचर का होगा तो अकाउंटिंग कैसे। क्या अकाउंटिंग रिकमेंडेड है? सेटलमेंट इन ओन इक्विटी। लॉ ने बोला भाई सेटलमेंट इन ओन इक्विटी ये वैसे तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन इंड AS 109 ये कहता है कि सेटलमेंट इन ओन इक्विटी यदि है तो उस केस में, अच्छा सेटलमेंट इन ओन इक्विटी, किसका सेटलमेंट इन ओन इक्विटी? नॉन डेरिवेटिव, नॉन डेरिवेटिव का सेटलमेंट इन, यानी कि जिसकी सेटलमेंट आप कर रहे हैं जिस फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल लायबिलिटी के अपने इक्विटी में, उसका नेचर यदि नॉन डेरिवेटिव का है तो माजरा कुछ और होगा, डेरिवेटिव है यदि उसका नेचर तो माजरा कुछ और होगा। सेटलमेंट इन ओन इक्विटी, और ओन इक्विटी का मतलब क्या हुआ कि ऑब्लिगेशन टू रिसीव, ऑब्लिगेशन टू रिसीव। तो ये कहते हैं कि सेटलमेंट ऑफ कोर्स ऑब्लिगेशन टू रिसीव, जब भी आप इक्विटी रिसीव करेंगे, जब भी आप इक्विटी रिसीव करेंगे तो आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसे फाइनेंशियल एसेट्स में तो नहीं दिखा सकते, वो इक्विटी में से रिड्यूस होगा, ठीक है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो आप उसे फाइनेंशियल एसेट्स में नहीं दिखा सकते, लेकिन अदर देन इंडियन कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, और इंड AS 109 ये कहता है कि आप उसे फाइनेंशियल एसेट्स में दिखाएंगे, और यदि ये नॉन डेरिवेटिव है, यदि ये नॉन डेरिवेटिव है तो नॉन डेरिवेटिव के केस में ऑब्लिगेशन टू रिसीव वेरिएबल नंबर ऑफ ओन इक्विटी, नॉन डेरिवेटिव है तो ऑब्लिगेशन टू रिसीव वेरिएबल नंबर ऑफ ओन इक्विटी। सिंपल सा मतलब है, एबीसी लिमिटेड, अभी हम एग्जांपल दे रहे थे, एबीसी लिमिटेड ने बोला मेरी एक एसेट्स है, एक ऐसे लोग को वो सेल करना चाहता है जिनके पास शेयर होल्डिंग है। किसकी शेयर होल्डिंग है? एबीसी लिमिटेड की शेयर होल्डिंग है, इक्विटी शेयर है। वो कह रहा है मेरे से लैंड ले लो और इक्विटी शेयर आप क्या करो मुझे दे दो। एबीसी लिमिटेड अपनी इक्विटी शेयर वापस मांग रहा है और उन्हें लैंड दे रहा है। ये ट्रांजेक्शन क्या है? दिस इज नॉन डेरिवेटिव, दिस इज नॉन डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन। तो नॉन डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन है, तो इसमें क्या कहता है कि लैंड दे करके अपनी इक्विटी लेना, ये जो आप अपनी इक्विटी लेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो आप उसे फाइनेंशियल एसेट्स में नहीं रख सकते। आपका एसेट्स जा रहा है और आपके पास इक्विटी आ रही है, तो लैंड जो एसेट्स जा रहा है उसको हटा करके आप इक्विटी, जो अपनी इक्विटी ले रहे हैं, जिसका कि एक टर्म होता है ट्रेजरी एसेट्स, ट्रेजरी एसेट्स सॉरी ट्रेजरी शेयर्स, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि आप इसको अपने एसेट्स में, यानी कि इन्वेस्टमेंट इन ओन इक्विटी आप नहीं दिखा सकते हैं लैंड को हटा करके, तो वो तो आपको इक्विटी में से रिड्यूस करना है। लेकिन अदर कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि वो यहां से लैंड को हटाएंगे और लैंड को हटा करके इन्वेस्टमेंट इन ओन शेयर्स, दूसरे लॉ में अलाउड है, तो अगर वो अलाउड है तो इन्वेस्टमेंट इन ओन शेयर्स वो दिखाएंगे, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ओन शेयर्स, और वो फाइनेंशियल एसेट्स माना जाएगा। यदि नॉन डेरिवेटिव है तो नॉन डेरिवेटिव में वेरिएबल नंबर ऑफ ओन इक्विटी, वेरिएबल नंबर ऑफ ओन इक्विटी का मतलब ये हुआ कि जिस समय हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं
तो ट्रांजैक्शन करने के टाइम पर जितने भी इक्विटी, क्योंकि ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो नॉन डेरिवेटिव है, तो जितने भी इक्विटी आपको मिल रहे हैं 1 2 10 15 20 25 जो भी मिल रहे हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ द लैंड। आप 1000 शेयर के बदले में अगर उन्हें लैंड दे रहे हैं तो 1000 शेयर। अगर आप क्या कहते हैं, अब दूसरी बात यह है कि 1000 शेयर के बदले में लैंड दे रहे हैं, अगेन फेयर वैल्यू विल बी मैटर्ड। लैंड आपका कितने का है, जो शेयर वैल्यू है आपकी वो कितने की है, मार्केट में कितने की है, और कितने के ऊपर आप सेटल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नॉन डेरिवेटिव है तो वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और अगर डेरिवेटिव नेचर का है, एबीसी लिमिटेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है अपना ही इक्विटी परचेस करने के लिए। एबीसी लिमिटेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में किसी के साथ एंटर करती है अपना ही इक्विटी परचेस करने के लिए। अगेन मैं कह रहा हूं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अलाउड नहीं है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अलाउड नहीं है, लेकिन अगर किसी अदर देन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये अलाउड है तो इंड AS 109 ये कहता है कि अपना ही इक्विटी परचेस करने के लिए यदि आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जिस दिन आप फॉरवर्ड, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यदि आप कर रहे हैं तो इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन की तो कोई टेंशन ही नहीं है, इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन तो है ही नहीं, वो तो मटेरियल है ही नहीं। मटेरियल क्या है, सेटलमेंट के टाइम पर, सेटलमेंट के टाइम पर जो आप सेटलमेंट करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन तो डेरिवेटिव में कह ही रहा हूं कि डेरिवेटिव के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, कॉस्ट है ही नहीं, तो वहां पे तो कोई टेंशन ही नहीं है इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन की। टेंशन किसकी है, सेटलमेंट के टाइम पर। तो ये कहता है कि भाई साहब ऐसा है कि यदि जिस समय आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, यानी कि जिस दिन आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे अपने ही शेयर को परचेस करने का, उस दिन यदि आपने नंबर ऑफ शेयर्स भी फिक्स कर लिया और पर शेयर कितने पर आप लेंगे, यानी कि आपने बोला कि 5000 शेयर 250 रुपये पर शेयर के हिसाब से मैं आपसे परचेस करूंगा, तो नंबर ऑफ शेयर भी आपने फिक्स कर लिया ऑन द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और प्राइस ऑफ शेयर भी आपने फिक्स कर लिया। प्राइस ऑफ शेयर हैज बीन डिटरमिन्ड फॉर द सेटलमेंट पर्पस। तो अगर ये दोनों ही आपने फिक्स कर लिया तो वो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मानी जाएगी, अदरवाइज वो इन्वेस्टमेंट इन तो वो फाइनेंशियल एसेट्स मानी जाएगी, अदरवाइज वो फाइनेंशियल एसेट्स नहीं मानी जाएगी। यानी कि डेरिवेटिव सेटलमेंट इन ओन इक्विटी नॉन डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन है, तो उस केस में वेरिएबल इसलिए कि अब तो आपने लैंड दे दिया, इक्विटी आपने ले ली, तो आपने जब लैंड दे दिया उसे ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं लैंड दे रहा हूं आपको, तो चाहे आपको 1 शेयर मिले, 2 शेयर मिले, 1000 शेयर मिले, 500 शेयर मिले, दैट इज योर एक एसेट्स के बदले में आपने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी किया, ओन इक्विटी किया। अगेन एक बात जो फाइनल आपको बैक ऑफ द माइंड में हमेशा रखना है व्हाइल वी आर डिस्कसिंग द सेटलमेंट इन ओन इक्विटी, कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। तो कह रहे हैं कि यदि एक एसेट्स आपने दे दिया, उसके बाद यदि अपने ओन एसेट्स में, ओन शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक एसेट्स दे दिया तो फिर तो जो भी वैल्यू थी उस एसेट्स की जो आपने दिया, दैट विल बी एडजस्टेड, यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यदि नॉन डेरिवेटिव का केस है। लेकिन यदि डेरिवेटिव का केस है तो जिस दिन आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस दिन, क्योंकि डेरिवेटिव के केस में इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन की झंझट नहीं है, वो मटेरियल नहीं है, मटेरियल है सेटलमेंट। तो जिस सेटलमेंट या बैलेंस शीट रिपोर्टिंग, सेटलमेंट या बैलेंस शीट रिपोर्टिंग, जिस दिन आप क्या कहते हैं बैलेंस शीट रिपोर्ट करेंगे, तो डेरिवेटिव के केस में इन्होंने बोला ऑब्लिगेशन टू रिसीव फिक्स्ड, क्या फिक्स्ड, नंबर ऑफ शेयर भी यदि आपने फिक्स्ड कर लिया है ओन इक्विटी, और रेट भी यदि उसका फिक्स कर लिया है, तो फिर इसे माना जाएगा फाइनेंशियल एसेट्स, अदरवाइज इसे फाइनेंशियल एसेट्स नहीं माना जाएगा। ये फाइनेंशियल एसेट्स के कंपोनेंट्स थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। फाइनेंशियल लायबिलिटी अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल लायबिलिटी जस्ट रिवर्स, इसका जस्ट रिवर्स, फाइनेंशियल लायबिलिटी पर अपन लोग बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। फाइनेंशियल लायबिलिटी में कैश अपने को देखना नहीं है, कैश फाइनेंशियल लायबिलिटी हो नहीं सकती है। इन्वेस्टमेंट इन अदर्स एंटिटी इक्विटी, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी हो ही नहीं सकती है, ये नाम ही इन्होंने सबसे पहले शुरू कर दिया इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट कभी लायबिलिटी हो ही नहीं सकती है। तीसरा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट तो नहीं, जब आप लायबिलिटी की डेफिनेशन करेंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन करेंगे, तो वहां पे आएगा कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, वहां पे क्या आएगा कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे द कैश, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे द कैश
या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू एक्सचेंज द फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी अंडर पोटेंशियली एसेट्स में था फेवरेबल कंडीशन, फाइनेंशियल लायबिलिटी में रहेगा अंडर पोटेंशियली अनफेवरेबल कंडीशन, अंडर पोटेंशियली अनफेवरेबल कंडीशन, तो उसे भी आपकी क्या मानी जाएगी, फाइनेंशियल लायबिलिटी मानी जाएगी। सेटलमेंट इन ओन इक्विटी फाइनेंशियल लायबिलिटी मानी जाएगी, सेटलमेंट इन ओन इक्विटी फाइनेंशियल लायबिलिटी मानी जाएगी, नॉन डेरिवेटिव के केस में सेम, डेरिवेटिव के केस में सेम। थोड़ा सा सेटलमेंट इन ओन इक्विटी ऑब्लिगेशन के केस में, लायबिलिटी के केस में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये एप्लीकेबल हो सकता है। ये हो सकता है कि आप इक्विटी इशू करें, तो हम इसके ऊपर सर, तो जब इक्विटी इशू करेंगे, इक्विटी इशू करके अगर हम, यानी कि मुझे एक लैंड लेना है, सेटलमेंट इन ओन इक्विटी का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा तुम अपनी लैंड दे दो, उसके बदले में मैं अपनी इक्विटी शेयर आपको इशू करूंगा। अभी जब हम एसेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे दूसरी बात थी, यहाँ पे क्या बात थी, कंपनी कह रही थी कि तुम मेरी लैंड ले लो और उसके बदले में मुझे मेरा शेयर वापस कर दो। यहाँ पे ट्रांजेक्शन थोड़ा रिवर्स हो गया। क्या रिवर्स हो गया कि कंपनी कह रही है कि तुम अपनी लैंड मुझे दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें इक्विटी शेयर इशू कर देता हूँ, उसके बदले में मैं तुम्हें इक्विटी शेयर इशू कर देता हूँ। ये अलाउड है, ये कर सकते हैं। तो जब इक्विटी शेयर इशू कर देते हैं तो आप कहेंगे सर जब इक्विटी शेयर इशू कर रहा है तो आप उसे इक्विटी में लो ना, उसे लायबिलिटी में लेने की क्या जरूरत है। फाइनेंशियल लायबिलिटी में डिस्कशन, हमने तो लायबिलिटी में ऑलरेडी दो लाइन आइटम में लायबिलिटी को करके रखा हुआ है, लायबिलिटी एंड इक्विटी। तो जब इक्विटी इशू कर रहे हो आप तो इक्विटी में उसे लो, लायबिलिटी में उसे डिस्कस करने की क्या जरूरत है। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और ये डिस्कशन हम मेजरमेंट यानी कि रिकॉग्नाइजेशन के ऊपर जब हम चर्चा करेंगे कि कैसे फेयर वैल्यू कैलकुलेट करना है, कैसे इसे इनिशियल डेट पर रिकॉग्नाइज करना है, इनिशियल डेट पर जब हम रिकॉग्नाइज करेंगे और ट्रांजैक्शन प्राइस और फेयर वैल्यू में कुछ डिफरेंस आएगा तो हम उसका क्या करेंगे। फिर सब्सिक्वेंट डेट यानी कि बैलेंस शीट डेट के ऊपर जब हम रिपोर्टिंग करेंगे तो उस रिपोर्टिंग में यदि फेयर वैल्यू में कोई चेंजिंग आ रही है तो फेयर वैल्यू में जो चेंजिंग आ रही है वो पीएनएल अकाउंट के थ्रू लेकर के जाएंगे या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के थ्रू लेकर के जाएंगे। अलावा इसके एक और कॉन्सेप्ट है अमोर्टाइज्ड कॉस्टिंग। अमोर्टाइज्ड कॉस्टिंग क्योंकि फाइनेंशियल लायबिलिटी में हम ये देखेंगे आगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी ये कहेगा कि जितनी भी फाइनेंशियल लायबिलिटी है सब्सिक्वेंट डेट पर यानी कि बैलेंस शीट रिपोर्टिंग डेट पर इन जनरल ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के ऊपर मेजर की जाएगी। इन जनरल, जनरल लॉ ये है कि ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के ऊपर मेजर की जाएगी। तो ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्या है, हालांकि कई जगह ऐसे जहां पे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट एप्लीकेबल ही नहीं होगा, लेकिन जहां जहां नहीं होगा जो एक जनरल बात कही गई है वो जनरल बात ये है कि फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है कि अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के ऊपर मेजर होगी। तो ठीक है, हम इन तीनों के बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज हमारा काम ये था कि मैं जरा आपको इंड-एएस के थ्रू इंट्रोड्यूस करा दूं और मैं आपको चेन बता दूं कि हम किस चेन में आगे मूव करेंगे। तो अपने लोग जब अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग करते हुए मतलब हमारा इंटीग्रेटेड रहना चाहिए कॉन्सेप्ट कि हम अकाउंटिंग, मान लीजिए एसेट्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमारा इंटीग्रेटेड रहना चाहिए कि अच्छा हम इन्वेस्टमेंट इन ओन इक्विटी कर रहे हैं तो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट लाइन चलेगा कि अच्छा इनिशियल मेजरमेंट हमें किस पर करनी है, बैलेंस शीट मेजरमेंट किस पर करनी है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट कर रहे हैं तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट में अगर राइट टू रिसीव कैश है तो उसका मेजरमेंट कैसे करना है, अगर एक्सचेंज राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो उसके ऊपर हमें कैसे उसका इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन कैसे करना है, उसका बैलेंस शीट रिकॉग्नाइजेशन कैसे करना है। तो ये हमारा इंटैक्ट रहे, हमारा कॉन्सेप्ट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहे, उसके लिए मैंने आज प्रिपरेशन कर ली है। अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर, क्योंकि जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी इन्हीं कंपोनेंट की तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी ना, अलग अलग अकाउंट, मतलब आप भले ही आपको पता नहीं, आप ये सोच सकते हैं कि यार डेरिवेटिव की अलग अकाउंटिंग, कौन कौन से हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लें, डेरिवेटिव अलग है, ऑप्शन अलग है, ये कोई अलग नहीं है, सारे जितने भी हैं वो इसी में से किसी न किसी ग्रुप में फॉल करेंगे। और हम जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे वो ग्रुप वाइज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, हम इंस्ट्रूमेंट वाइज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर बात नहीं करेंगे। तो ग्रुप वाइज हम करेंगे, उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट अपने खुद ब खुद कवर हो जाएंगे। तो ये हमारी बात रही। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपके साथ मिलेंगे, मेजरमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे, फेयर वैल्यू के ऊपर चर्चा करेंगे, इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन में अगर डिफरेंस है क्या होगा वो करेंगे, बैलेंस शीट रिपोर्टिंग में अगर डिफरेंस अराइज होती है फेयर वैल्यू में तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर हेज अकाउंटिंग वगैरह हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे।
तो आज अपनी बात इतनी ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तो ओके फॉर द डे।